आज हम बात करेंगे वरिष्ठ कथाकार और उपन्यासकार शिव मूर्ति जी से। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप कहानी और उपन्यास के लिए हिंदी साहित्य में आपके नाम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। तो पहले सवाल बहुत ही बेसिक से करता हूँ कि कहानी का मतलब क्या? कहानी का मतलब क्या? क्या? अच्छा सवाल है। कहानी का मतलब क्या? जिंदगी में घटनाएं घटती हैं, घटनाओं के मेल से ही जिंदगी बनती है। सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक, और सोते समय भी हम किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं। उसका कुछ प्रभाव होता है, कुछ घटित होता है। ये जो घटित होना है, ये मनुष्य की जिंदगी में इतना ज्यादा महत्व रखता है कि इसी से पूरी जीवनचर्या बुनी गई है। और जैसे ही घटित होना बंद होता है, कह सकते हैं जैसे ही आंख बंद होती है वैसे ही जीवनचर्या समाप्त हो जाती है। तो ये जो घटनाएं हैं, भावनाएं हैं, एक दूसरे से जुड़ाव है, यह मिल करके जब एक रूप लेते हैं तो उसे आप कथा कह सकते हैं, कहानी कह सकते हैं। और इसके और भिन्न रूप होते हैं, और बड़ा कर लिया जाए इसको तो कभी दास्तान कह लेते हैं, कहीं कहीं संस्मरण कह लेते हैं, उपन्यास बन जाता है। तो कहानी वह सब कुछ है जो घटित को वर्णित करती है। घटित को वर्णित करना कहानी है। इसलिए कहानी का फलक बहुत व्यापक है मेरी नजर में। जो घटित को जो वर्णित करने की जो प्रक्रिया है जी, यह जो बहुत ही अहमियत रखती है जी। कि आप किस तरह उसका वर्णन कर रहे हैं, किस तरह वर्णन कर रहे हैं। तो वह सही ढंग से, प्रभावी ढंग से किसी घटित चीज को बताने के लिए एक कहानीकार में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए उसको? पहली चीज तो यह है कि जिसको आप सुना रहे हैं वह चारों तरफ से अपना ध्यान खींचकर आपके ऊपर, आपके बताए हुए के ऊपर केंद्रित करे। उसको यह लगे कि अब ये जो बात कही जा रही है, कहानी कही जा रही है, इसको जान लेना बाकी चीजों से ज्यादा जरूरी है। कभी कभी आप नाश्ता करते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, कुछ और करते रहते हैं, आपके हाथ में एक किताब रहती है। यह किताब बताती है कि आपने अपना नाश्ता या खाना को दूसरे नंबर पर रख दिया है। वो अनिवार्य है इसलिए खा रहे हैं, लेकिन जो आप पढ़ रहे थे वो ऐसी है कि वो छूट नहीं रही है, इसलिए आप उसको भी लगातार अपने साथ, उसके साथ बने हुए हैं। तो ऐसे ढंग से कहना चाहिए। इसीलिए शिल्प आया है। शिल्प का बहुत महत्व है। कब क्या कहें और कितना कहकर रुक जाएं। जैसे ही पाठक का ध्यान आप आकर्षित करते हैं और आपकी बातों में वो उलझता है, तो आपको ये देखना है कि यह उलझाव या जुड़ाव कह लीजिए, अगर नेगेटिव अर्थ में न जाए तो, कि यह जुड़ाव पाठक का बाद में भी बना रहे। हम सारी चीजें अभी ना ओपन कर दें, जिसको रहस्य कह सकते हैं। रहस्य कहा जा सकता है कि पाठक के मन में है आगे जानने की लालसा कि आगे क्या हुआ। तो इस आगे क्या हुआ को अगर आज ही हम शुरुआत में कहानी में बता देंगे कि इन दोनों की शादी जो आज ये करने जा रहे हैं, ये 20 साल बाद तलाक हो जाएगा, तो ये सही जगह नहीं है कहने का। अभी तो जो शादी करने का उत्साह है जोड़े में, उसके बारे में कहिए। और जब ऐसा मौका आए कि अब शादी के उत्साह से पाठक का मन भर गया है, तो फिर अगला क्लू उसको दीजिए, उतना दीजिए जिससे वो फिर आपके साथ चलने को तैयार हो जाए। इसको पकड़ कहते हैं। पाठक पर लेखक की पकड़ इतने हिस्सों में और इतने अंतराल पर आप डालते जाइए कि पाठक आपके साथ कहानी के अंत तक चलता चला जाए। अगर यह छूट जाता है, अगर आपकी पकड़ छूट गई, तो आपका लेखन सफल नहीं कहा जा सकता। तो मेरी नज़र में
इस प्रकार से कहा जाना चाहिए कि एक बार पाठक आपके साथ चला तो एक पेज चलते चलते फिर वो खुद चाहे कि मैं इनके साथ चलूं, आपको अतिरिक्त प्रयास ना करना पड़े। ये जो पकड़ की बात की आपने, पकड़ पाठक पर बनी रहे, इसके लिए शिल्प की जरूरत आपने कही जी। तो इस शिल्प का मतलब क्या है? शिल्प को अगर हम नए कहानीकार को बताना चाहें कि शिल्प का मतलब क्या है? शिल्प शिल्प से लोग डरते भी है, सच्चाई है हुआ है। तो शिल्प को सहज और सरल भाषा में समझाना चाहे, जैसा आपने अच्छा समझाया कि हर जगह क्लू नहीं देना चाहिए, उसका अंदाज कर लीजिए, टेक्निक कर लीजिए। शिल्प के अर्थ से इसकी व्याख्या कर सहज ढंग से बताना चाहे तो शिल्प है क्या? शिल्प कैसे समझाएंगे? हाँ, एक तो शिल्प है क्या ये बताना है, और दूसरे शिल्प कैसा हो। शिल्प उस तरह हो जैसे कोई स्त्री मेकअप करती है और दिखाई नहीं देता कि इसने मेकअप किया हुआ है, लेकिन जो शादी के लिए मेकअप करती है, ब्राइड का जो सजावट होती है, वो दिखाई देती है कि इसमें मेकअप है। तो मेरे ख्याल से मैच्योर कहानी, अच्छी कहानी, स्तरीय कहानी वही होनी चाहिए जिसमें मेकअप की तरह शिल्प दिखाई न दे, शिल्प होते हुए भी शिल्प दिखाई न दे, ऐसा शिल्प होना चाहिए। क्योंकि मेरी नजर में कहानी क्राफ्ट भी है और आर्ट भी है। आर्ट भी होना चाहिए उसको, लेकिन अंदर से कहीं क्राफ्ट भी होना चाहिए कि अगर आप यहां चिता सजा रहे हैं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की, तो चिता सजाने के बाद तुरंत अगर उसमें आग लगा देंगे तो सारे दर्शक समझ जाएंगे कि अब ये बात समाप्त हो गई, अब बचता क्या है। लेकिन अगर आप चिता सजा रहे हैं और चिता सजाने की बात को छोड़ करके उसी समय उसके बचपन का किसी खेल का दृश्य दिखाते हैं जिसमें वो कोई मेडल लेकर के लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है, कोई मेडल उसको मिल रहा है, गारलैंडेड हो रहा है, उसको माला पहनाई जा रही है, विजय प्राप्त किया उसने, कोई गोल्ड मेडल जीता है, फिर उसके बाद आप ये दिखा सकते हैं कि मरा कैसे। हाँ, हो सकता है उसको गोली मार दी गई हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया, तो और फिर उसके बाद पीछे जा सकते हैं कि वो बहुत अच्छा शूटर था या बहुत अच्छा किसी और क्षेत्र में उसका नाम था, और उसके कंट्रास्ट में आज देखिए ये खुद शूट कर दिया गया, ये खुद मार दिया गया, या बहुत अच्छा सिपाही था, फौजी था, डाकू था, जिसका काम ही था गोली बंदूक चलाना, लेकिन आज वो खुद इसका शिकार हो। तो ये जो कंट्रास्ट कहानी में आएंगे, एक बार आप उधर जाएंगे, एक बार अतीत में जाएंगे, एक बार भविष्य, तो इसी को आप सीधे साधे शब्दों में शिल्प कह सकते हैं कि कब, कितना, कहां कहें और कितना कहने से बचा लें। जैसे किसी को गोली लगी और आपने तुरंत बता दिया कि वो मर गया, तो बात उतना पकड़ने वाली नहीं रहेगी। गोली लगी, इवन वो नदी में कूद गया और बहुत 50 पेज आगे जा करके पता चलता है कि वो बच गया था, किनारे लग गया था, या नाव में मल्लाह था, उसने उसको निकाल लिया था, और वहां पाठक को आप बताएंगे तो उसको एक सुखद अनुभूति होगी कि अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो ये जो चीजें हैं कहने के लिए, पाठक के मन में रसोद्रेक करने के लिए, उसको बांधने के लिए, इसी को आप शिल्प कह सकते हैं, सलीका कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं, जो भी नाम दीजिए, ये शिल्प। आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो अभी जो है कि एक अब हमारे पास एक कहानी है, कथ्य या कथानक जो भी करें, उस पर कहने का अंदाज बेहतर हो तो अपने आप शिल्प आ जाता है। हाँ, शिल्प के लिए अतिरिक्त कोई मेहनत करने की जरूरत है नहीं, या नहीं। सिर्फ सजग रहने से हो जाएगा? क्या है? पहले तो आप कहानी लिख रहे हैं तो अपने मन में उसको लिखिए, अपने मन में आप लिख चुके होते हैं तब कलम उठाते हैं, एक मोटा मोटा आपके दिमाग में खाका बन जाता है कि बात यहां से चलेगी और यहां तक पहुंचेगी। तो उसके बीच में जो पड़ाव हैं, आप मेरे ख्याल से सही शब्दों का चुनाव करिए कि हम कैसे इस बात को कहें कि हमारे पाठक पर ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचे।
जैसे एक कोई विदेशी राइटर है, उसने कहा है कि सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही अंतर है जितना सूरज और जुगनू में है। कहाँ सूरज और कहाँ जुगनू। लेकिन सही शब्द जो लोग बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे कि अरे इससे भी काम चल जाएगा, काम चल जाना और बात है। आप किसी को कैजुअल चिट्ठी लिख रहे हैं तो हो सकता है कि आप काम चला दें, अरे ये बात कह दो, इन्फॉर्मेटिव है। लेकिन जब आप एक रचना निर्मित कर रहे हैं, कहानी कर रहे हैं, वो कला है, तो कला को अपनी पूरी योग्यता के साथ और अपने पूरे अंतर्मन से प्रस्तुत करना चाहिए, मेरे विचार से। तो इसलिए सही शब्दों का चुनाव करिए और तब तक चुनाव करिए, तब तक प्रयास करिए जब तक कि वो आपको लगने ना लगे कि आप परफेक्ट हो गया, आप इससे बेहतर नहीं हो सकता है। क्यों कि और फिर मैं किसी राइटर का कहा हुआ जो मैं अपने लिए याद करके रखे हुए हूं, वो मैं दोहरा रहा हूं कि जो डस्टबिन है, कचरे का डिब्बा जो कमरे में रहता है, लेखक को अपनी मेज के साइड में भी वो डस्टबिन रखना चाहिए और उसको अपना सबसे बड़ा दोस्त मानना चाहिए। दोस्त मानेंगे तो इसका मतलब उसके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। तो आप कुछ न कुछ रद्दी कागज उसमें रोज डालते रहिए। यानी जो कुछ आप लिख रहे हैं वो इतना मूल्यवान नहीं है कि आप उसको सहेज के रख लीजिए, उसमें फिर सुधार करिए और जो पहले वाला लिखा हुआ है वो उसमें डालते रहिए। यानी कि आप बार बार प्रयास करिए, एक बार, दो बार, तीन बार, कि जितना परफेक्ट हो सके उतना परफेक्ट लिखिए। तो अगर आप इस तरह से आपका एटीट्यूड रहेगा तो मेरे ख्याल से पाठकों की ओर से आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आपका सवाल मैं भूल गया, हो सकता है नहीं, सवाल सही गया। हाँ। जब आपने सही दिया, आपने शब्द की बात की, हम अब सिर्फ पर बात करते हैं। शब्द मतलब सीधे भाषा पर आ जाए, भाषा। हाँ। कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए। देखिए, वैसे ये कहा जाता है कि हम स्वांतः सुखाय लिखते हैं, अपने सुख के लिए लिखते हैं। ये भी बात है कि लेखक को लिखने का अपना उद्देश्य यही होना चाहिए कि लिखते हुए उसको आनंद आए। लिखते हुए अगर लेखक को आनंद आया, उसको अपना लिखना बोझिल नहीं लगा, उसको अपना लिखना मुसीबत नहीं लगा, तो पाठक को पढ़ना भी मुसीबत नहीं लगेगा, बोर नहीं करेगा। इसलिए लेखक लिखते हुए आनंदित हो। अगर आनंदित होगा तो फिर दोबारा लिखेगा, फिर तिबारा लिखेगा, क्योंकि उससे उसको आनंद आ रहा है तो दोबारा आनंद लेना चाहेगा, तीसरी बार आनंद लेना चाहेगा। अगर वो उसको मुसीबत लग रही है तो एक बार लिख कर किसी तरह उसको आगे टाल देगा। तो अगर उसको लिखने में लगा कि ये मुसीबत है तो पाठक को भी लगेगा पढ़ने में कि ये मुसीबत है। और अगर उसको लिखने में आनंद आएगा तो निश्चित रूप से पाठक को भी आनंद आएगा और उसका पाठक वही होगा। आप अगर संस्कृत निष्ठ भाषा लिखते हैं या चमत्कार पैदा करने वाली भाषा लिखते हैं, जैसे पहले लोग लिखते थे कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, यानी एक कनक का मतलब हो गया सोना और एक कनक का मतलब हो गया सुंदर वर्ण रंग। तो या खाए बौराए नर वा पाए बौराए, है ना। दूसरे का ना, एक का तो सोना मतलब था, दूसरे का क्या था, धतूरा। हाँ, दूसरे का धतूरा था। तो अब इस तरह क्लिष्ट या और भी बहुत सारी चीजें। तो वो जमाना तो मेरे ख्याल से अब चला गया है। पहले इसमें बौद्धिकता मानी जाती थी कि हमने जो ऐसी बात कह दी वो जल्दी लोगों की समझ में ना आए और उसमें माथा पच्ची करें, तब हमारी बात का मतलब समझ पाए। अब जो है ऐसी बात नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि जितनी सरल भाषा में आप अपनी बात कह दें उतना बेहतर है। और सरल शब्दों में कहना कठिन है और कठिन शब्दों में कहना सरल है। कठिन शब्द में आप कह सकते हैं कि अगला 2-3 बार पढ़े तब जाके समझ में आए कि अच्छा इनके कहने का ये मतलब है।
लेकिन सरल शब्दों में, छोटे वाक्यों में कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक बात और है, अगर आप अपने मन में बात आपकी स्पष्ट है कि हमें क्या कहना है, तो सरल शब्दों में कह ले जाएंगे। अगर आप खुद उलझे हुए हैं अपने मन में, अपने विषय में, तो आपकी भाषा भी कठिन हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो हमने भाषा शिल्प प्रभावी कहानी की बात की, अच्छी कहानी की बात इसके अगर बात करें तो जो आज की जो कहानियां लिखी जा रही हैं जी, आपने जब लिखना शुरू किया उस दौर की कहानी को जो समृद्ध विरासत थी, उसकी तुलना में आज का देखो तो आप कितना संतुष्ट होते हैं? कैसी कहानी लिखी जा रही है आज? देखिए, ये हमेशा का विरोधाभास है कि दो पीढ़ियों में के जब अंतराल होता है, तो दो पीढ़ियां होती हैं, तो बहुत संतुष्ट एक दूसरे से नहीं रहती हैं। खाली साहित्य के क्षेत्र में नहीं, दूसरे क्षेत्रों में, जिंदगी के क्षेत्र में भी। जैसे हमारे पिताजी कहा करते थे कि भाई शरीर को बनाना अच्छा है, कसरत करने जाओ, कुश्ती लड़ो थोड़ा। पुरानी पीढ़ी कुश्ती लड़ती थी, हम लोगों के पहले वाली पीढ़ी, हर गांव में अखाड़ा होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ये था कि मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, या ये कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, योगासन कर लीजिए। अगली पीढ़ी जो थी, हमारे बाद वाली, हमारे बेटे को मैं कहता था जल्दी उठो, 8 बजे पहले नहीं उठता था, तो क्या एक्सरसाइज करेगा, फिर तुरंत भागता था बिना खाए स्कूल। तो सबके अपने मूल्य बन जाते हैं। हमारी पीढ़ी के मूल्य में था कि सरोकार होना जरूरी है। वहीं थोड़ा पहले नई कहानी के लोगों के साथ था कि चमत्कार जरूरी है और नए ढंग से कथन जरूरी है। सरोकार पे मुझे लगता है उतना ध्यान कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश ने उस तरह के सरोकार पर ध्यान नहीं दिया जो आम आदमी से जुड़ता हो। लेकिन 80 के दशक में, 70 के दशक में भी, और इधर मेरे ख्याल से 2000 तक तो था ही कि सरोकार भी होना चाहिए। आप किसके लिए लिखते हैं, आपका पाठक कौन है और किसके बेहतरी के लिए लिखते हैं। ऐसे हमारा सरोकार यह है कि हम आम जन के जीवन की बेहतरी के लिए, उसके जीवन में जो अन्याय है, जिंदगी में, समाज में जो असमानता है लोगों के बीच में, जिस प्रकार से इस असमानता को दूर करने का मैसेज हम अपने पाठक को दे सकें, वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की पीढ़ी के सामने मुझे लगता है कि यह उद्देश्य उतना नहीं रह गया है। कुछ लोग हैं, खास करके जो ग्रामीण परिवेश पर लिख रहे हैं, चूंकि यहाँ असमानता साफ साफ दिखाई देती है और बच्चा जब पैदा होता है तब से वो कंट्रास्ट देखता है, तो इसलिए ऐसे लोगों की कहानियों में, जो प्रायः गांव की कहानियां लिख रहे हैं, और या स्त्री के दुर्दशा पे कहानी लिख रहे हैं, या दलितों की दुर्दशा पे कहानी लिख रहे हैं, उनकी कहानियों में ये सरोकार झलकता है। लेकिन जो शहर में पैदा हुआ लेखकों का वर्ग है, और जो बाई चांस अफ्लुएंट सोसाइटी में है, खाता पीता परिवार का है, या वर्ण क्रम में ऊपर है, सवर्ण तबके का है, और अगर एक लेखक में ये तीनों बातें आ गई कि वो सवर्ण भी है और खाते पीते परिवार का भी है और शहर में पैदा हुआ भी है, आर्थिक रूप से भी संपन्न है, तो उसका सरोकार आम जन से जुड़ने वाला नहीं रह जाएगा। किसी एक में अपवाद स्वरूप भले रह जाए, क्योंकि लेखक अपने परिवेश की ही उपज होता है। अगर उसको झेलना पड़ा है असमानता, अन्याय, शोषण, तो रिफ्लेक्ट हो करके उसकी रचनाओं में आएगा। और अगर इन सबसे उसका कोई वास्ता नहीं पड़ा है, उसका दर्द उसने नहीं जाना है, तो उसकी रचनाओं में नहीं आ सकता। कालिदास दरबारी कवि थे, तो इसलिए उतना बढ़िया वर्णन शंकर पार्वती के दाम्पत्य का वो कर पाए। उसी समय में बहुत सारे ऐसे कवि भी हैं जिनकी कई रचनाएं मेरे पास हैं, जो कहते हैं कि मेरे घर की छत, मेरे घर की धरन टूटी हुई है, मेरी घर की दीवार पर घास फूस उग आया है, मेरे कमरे में, कोठरी में मेढक उछल कूद कर रहे हैं,
और छत छाजन जो है दांत चियारे हुए, सूरज की रोशनी आ रही है। तो हे राजन, मेरा घर वैसा ही है जैसे आपके बैरी का होना चाहिए। यानी कि जो राजा का गुणगान नहीं करता था उसके घर की हालत इसी तरह होती थी, और जो राज दरबार में आश्रय पा जाता था, वजीफा मिलने लगता था, वो फिर इस स्थिति में होता था कि वो लास्य का वर्णन करे, संभोग का वर्णन करे, सुंदरता का वर्णन करे, कठ की उपमा दे, वक्ष की उपमा दे, नितंबों की उपमा दे, क्योंकि वही उसका रमण का संसार बन जाता था। तो आज के जमाने में भी यही है कि अगर कोई लेखक है और ऐसी जगह से आया है जहां उसने अभाव नहीं देखा है और असमानता नहीं देखी है, भेदभाव नहीं देखा है, छुआछूत नहीं देखा है, ताड़ना नहीं देखी है, प्रताड़ना नहीं देखी है, तो उसके यहाँ ये सब चीजें आ नहीं सकती हैं। और जिसने ये सब देखा है वो न चाहेगा तो भी ये चीजें झलकेंगे उसके रचना में। तो इस तरह आज के जमाने में सरोकार थोड़ा कम नई पीढ़ी में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्यादातर रचनाकार अफ्लुएंट सोसाइटी से आ रहे हैं। उस तरह का रोटी का दुख देखने वाले रचनाकार बहुत ही कम हो गए हैं। हम लोगों के टाइम पे था, दुनिया इधर काफी बदली है और आर्थिक स्थितियां भी लोगों की सुधरी हैं। कुछ जो गांव में शोषण दमन थे उनमें भी घटोत्तरी हुई है। तो इसलिए वहां से अगर लेखक आएगा जहां ये सब हैं तो वही देगा, और जहां ये सब नहीं है वहां से आएगा तो कहां से देगा, फिर उसकी अपनी समस्या। शहर के किसी कहानीकार की एक कहानी मैंने पढ़ी थी, जयपुर की कोई कहानी थी, जिसमें जयपुर में वो जो मेन होल होता है सड़क के किनारे, वो रात में चुरा ले गए ये कबाड़ी लोग, और उसमें कोई गिर गया या किसी का सवेरे मॉर्निंग वॉक में गया, वो गिर गया, बड़ा आदमी, उसकी टांग टूट गई। तो उस पर पूरी कहानी लिखी थी। अब मेरे नजरिए से देखा जाए कि एक समस्या तो है ये, भाई चुरा ले गए और एक आदमी जब 1.5 महीने 2 महीने प्लास्टर पड़ा रहेगा, हो सकता है कोई छोटा बच्चा उसमें गिर गया होता, तो महत्वपूर्ण है वो भी। लेकिन मुझे अगर चॉइस करनी होती तो मैं इसको कहानी का विषय अपने न बनाता। इससे ज्यादा सरोकार धर्मी चीजें हैं तो मैं उनको बनाता। जैसे मुझसे लोग कहते हैं कि आप शहर पे नहीं लिखते हैं, क्या शहर में समस्याएं नहीं हैं? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने जो जीवन जिया है वो समस्याएं देखी हैं, तो मुझे लगता है कि अब शहर की समस्या तो है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि आपके कुर्ते का बटन टूट गया है और आप दिन भर बटन खोजने में लगे हुए हैं और उसको मुसीबत मान रहे हैं। तो अंतर यह हो जाता है कि आप कहां से आए हैं और आपके सरोकार क्या हैं। आज सरोकार नई पीढ़ी में एक आध लोग हैं, जैसे संदीप मील एक लेखक है, उसकी कहानी मैंने पढ़ी, गांव से उसकी ओरिजिन है, तो मुझे लगा कि वो किसान की समस्या, खेती की समस्या उठाता है। ऐसे 2-4 और लेखक हैं, लेकिन ज्यादातर सरोकार उस ढंग का नई पीढ़ी में नहीं है। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपकी कहानियों से गुजरे तो आदमी गांव चला जाता है, ठीक है, और गांव की समस्या तो उसमें है, लेकिन उसमें एक दिखता है कि लड़ाई है, जो जुर्म है, जो अन्याय, उससे लड़ने की है, लड़ना है, ठीक है। तो ये लड़ाई जो है ये विद्रोही तेवर से आते हैं, तेवर होना चाहिए, एक विचारधारा है कि हमको निकलना है इससे। वो चीज आज मौजूदा समाज से बिल्कुल गायब है, कहीं किसी चीज का विरोध नहीं है। ये तो शहर गांव दोनों जगह की तरह होगा, इसका असर भी तो कहानी में पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। शहर पे तो असर था ही, गांव में भी असर हो गया है। मैं कई बार बात करता हूं लोगों से कि भाई खाद का दाम बढ़ जा रहा है, बिजली का रेट बढ़ जा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है आपके पैदावार की, और कीमत नहीं मिल रही है। जो गेहूं पैदा करने में मजदूरी बढ़ गई, उर्वरक का दाम बढ़ गया, पेस्टिसाइड का उपयोग होने लगा, ट्रैक्टर से जुताई होने लगी, डीजल का दाम बढ़ गया। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उत्पादन में खर्च हो रही है और उसका दाम ना बढ़ा हो, कोई ऐसी चीज नहीं। लेकिन उस हिसाब से आपके धान का रेट नहीं बढ़ा, गेहूं का रेट नहीं बढ़ा। तो जितनी ज्यादा आप खेती करके पैदा करेंगे उतना ज्यादा आप अपने लिए घाटा पैदा कर रहे हैं। जितनी ज्यादा पैदा करेंगे, आप 100 बीघे की खेती करेंगे तो उतना ज्यादा घाटा हो जाएगा, 1 बीघे खेती करेंगे तो थोड़ा घाटा। भाई सेंसेक्स शहर वालों के लिए है और गांव के किसान के लिए सल्फास की गोली है, इतना अंतर है। तो
विरोध होना चाहिए, गांव के लोगों से विरोध होना चाहिए, लेकिन गांव में मोबाइल ने और सब चीजों ने, यूट्यूब ने, वही नाचना, वही गाना, वही भड़ैती, सारे बच्चे उसी में डूबे हुए हैं। एक जमाना था कि पंजाब में लोग कहते थे कि नशे की गोली से पंजाब का युवा नष्ट हो रहा है। अब तो नशे की गोली भी नहीं है, ये सबसे बड़ा नशा तो यही मोबाइल के गाने और यूट्यूब और बहुत सारी चीजें हैं। सारे बच्चे उसी को लिए, पहले सारे बच्चे मिलके कुछ खेलते थे, सब अपना अपना लिए रहते हैं और उसी में। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि विरोध का स्वर क्यों नहीं है। विरोध का स्वर हो सकता था भाई, आप व्हाट्सएप का उपयोग सारे किसानों में अपनी मीटिंग के लिए करिए कि भाई आज यहाँ इतने बजे हम लोग जुटेंगे, और 1 मिनट में सबको कन्वे हो जाएगा। लेकिन नहीं हो रहा है। और पहले एक आदमी साइकिल से दौड़ के सबको बताने जाता था और कन्वे हो जाता था और विरोध होता था। बिजली के बढ़ने का विरोध नहीं, उर्वरक के बढ़ने का विरोध नहीं, किसी चीज का विरोध नहीं। यही तो है कि खून एकदम ठंडा हो गया है। शहर में भी एक तो वो उसको कवरेज नहीं दे रहे हैं। पहले कवरेज की जरूरत नहीं रहती थी, पहले कवरेज करने वाले खुद मजबूर हो जाते थे क्या, और हम क्या दें। वो देखिए वहां दिल्ली में जब डेरा डाला था, क्या नाम था उनका, टिकैत ने, तो देखिए 1 महीने डेरा डाल दिया, सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। अभी देखिए कर्नाटक के लोग या कहा तमिलनाडु के लोग धरना देने आए थे, उनका बहुत कम कवरेज किया गया और कोई असर नहीं पड़ा। तो इस तरह से जब सत्ता सुनने से इनकार कर दे रही है, सुनना नहीं चाहती है एक चीज, और दूसरी चीज जो सुनाने आए हैं, जो सुना सकते हैं उनकी आवाज, वो सुना नहीं रहे, उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो ये तो बहुत जरूरी है कि आवाज उठे, लोगों तक जाए, लोग यूनाइट हों, अवेयर हों, जाने कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है। तभी तो आप सिलेक्ट करेंगे। जब आप वोट देने जाएंगे तो सिलेक्ट तो तभी करेंगे कि मैं अपने दोस्त को चुन रहा हूं कि दुश्मन को चुन रहा हूं। जब आपको पता ही नहीं है कि दोस्त क्या, आपको केंचुए और सांप में फर्क ही नहीं है, तो ये वास्तव में बहुत दुखद स्थिति है, त्रासद स्थिति है। और साहित्य में भी इस तरह की अनअवेयरनेस आई हुई है। जो विषय होने चाहिए वो विषय न होकर के कम महत्व के विषय को लोग अपनी कहानियों में ट्रीट कर रहे हैं, विषय बना रहे हैं। ये बात सही है, विरोध नहीं है। यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगा, जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करना मतलब राष्ट्रद्रोह है। अभी जो माहौल बन गया है, तो क्या लेखक भी डर रहा है? देखिए, लेखक भी आदमी ही है, तो डरने का अंश उसमें हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन असर तो रहेगा ही। राष्ट्रद्रोह और राजनीतिक सत्ता का द्रोह दोनों दो चीजें हैं, जरूरी नहीं। एक मेरी लघु कथा है, एक मशीन बाहर से मंगाई गई विदेश से, जो जांच करके बताती थी कि अमुक व्यक्ति देश प्रेमी है कि देशद्रोही है। सबसे पहले एक नक्सल को उस पर खड़ा किया गया, उसके पावदान पे, जैसे वही मशीन होती है। एक नक्सल को या ऐसे मामले के मुजरिम को खड़ा किया गया, अपराधी मुजरिम, जिसको कह सकते हैं कि शासन की नजर में वो अपराधी था। नक्सल मान लीजिएगा कि नक्सल को उस पर खड़ा किया गया, और उसमें आ गया देश प्रेमी। तो मंत्री जी वहां उसको टेस्ट कर रहे थे, उनका अच्छा रुको मैं खड़ा होता हूं, तो मंत्री जी उस पर खड़े हो गए, और वहां से आ गया देशद्रोही। तो मंत्री ने तुरंत फाइल पर रिपोर्ट लगाई कि इंडियन क्लाइमेट में रिवर्स रीडिंग देती है, इसलिए वापस किया जाए। यह मशीन इंडिया में देशद्रोही को देश प्रेमी बता रही है और देश प्रेमी को देशद्रोही बता रही है। तो जो आज ये राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रद्रोही या देश प्रेमी देशद्रोही चला है, ये मुझे ऐसे ही लगता है कि वो ये मशीन समझिए कि वो आ गई है, वही बता रही है। जिसको राष्ट्रद्रोही कहा, राष्ट्र प्रेमी को राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है, और राष्ट्रद्रोही जो देश का नुकसान कर रहे हैं। एक होती है क्लेप्टोक्रेसी, मैंने अपनी कहानी बनाना रिपब्लिक में लिखा है, क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी माने नंगे गुंडे लुच्चे बदमाश खूनी कतली का शासन, यानी कि नंगे गुंडे बदमाश जिनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है, इस तरह के लोग
अगर चुन करके आ जाएं और उनकी सरकार बन जाए तो उसे कहते हैं क्लेप्टोक्रेसी। तो उस कहानी में जो वातावरण है और जो डिस्कस हुआ है उसके लिए एक राजनीति शास्त्र के व्याख्याता उसमें करेक्टर हैं, वो कहते हैं अरे ये तो क्लेप्टोक्रेसी है। तो क्लेप्टोक्रेसी आज के जमाने में संदर्भित होने की स्थिति में है। तो इसलिए देश प्रेमी देशद्रोही नजर आएंगे, जो पारंपरिक देशद्रोही थे वो देश प्रेमी नजर आएंगे, जो पारंपरिक देश प्रेमी थे वो देशद्रोही नजर आएंगे। ये मैं मानता हूँ। एक सवाल तो पीछे ही जा रहे हैं, उस बात छूट गई थी मुझसे। शब्द की बात कर रहे थे, आपकी कहानियों को देखिए तो शब्द जो है, चाहे वो कैरेक्टर बोल रहा हो या लेखक खुद लिख रहा हो, ग्रामीण परिवेश कहानी हो तो वहाँ के शब्द हैं और बहुत प्रभावी ढंग से है। ऐसे शब्दों को भंडार मौजूदा लेखकों के पास नहीं दिख रहा है। कहानी पढ़े तो शब्द गुम होते जा रहे हैं। तो ये क्या संकट नहीं लग रहा आपको? देखिए, रचना कहानी में अगर आप एक ही भाषा में सारे संवाद लिखेंगे तब तो उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाएगी। एक रिक्शे वाले की भाषा दूसरी होती है, जानवर चराने वाले की गांव की भाषा दूसरी होती है, एक थानेदार की भाषा दूसरी होती है, एक टीचर की भाषा दूसरी होती है, भिखमंगे की भाषा दूसरी होती है जब आपके सामने आके रियरिंग करता है, भीख मांगता है ना, और गुंडे बदमाश की भाषा दूसरी होती है। तो भाषा तो चरित्रवार होनी ही चाहिए। अगर चरित्रवार भाषा नहीं है तो सपाट लेखन है, फिर उसको आप क्वालिटी का लेखन के दर्जे में नहीं डाल सकते हैं। और ये भाषा वही लिख सकता है जो उन सारे कैरेक्टर्स की जिंदगी से परिचित हो, सबकी जिंदगी को देखा हो, सबके डायलॉग उसने सुने हो। तो मैं तो ये कहता हूं कि लेखक को अपने कैरेक्टर्स की भाषा को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं तो नोट बना लेता हूं, लिख लेता हूं, पूरे के पूरे डायलॉग लिख लेता हूं। जैसे एक हमारे यहाँ नेताजी एक कैरेक्टर मिले तो उन्होंने अपने दुश्मन के लिए कहा कि मैं तुम्हारा मटिया मेट मिटा दूंगा। एक जगह मैंने लिखा तो वो संशोधित करने लगे, अरे मटिया मेट मिटा दूंगा नहीं होता है। हमने कहा भाई मेरा कैरेक्टर ऐसे ही बोलता है, मैं तुम्हारा मटिया मेट मिटा दूंगा। या जैसे कोई बोलता है कैरेक्टर, अरे गड़िया तो पीछे बैक कर लो। जब बैक कर लो कह रहा है तो पीछे की क्या जरूरत है? लेकिन कैरेक्टर बोलते हैं तो हमें लेखक को उसको लिखना होगा, तभी वो पता लगेगा कि इनका चरित्र, या किसी का कोई तकिया कलाम होता है, अरे नहीं आप नहीं समझे, अरे आप नहीं समझेंगे, इस तरह तमाम लोग बोलते हैं, अरे आप नहीं समझे, आप नहीं समझे, मैं बताता हूं। फिर थोड़ी देर में कहेंगे आप नहीं समझे, मैं बताता हूं। ये उसका तकिया कलाम है। तो ये दोष भाषा का नहीं है, ये भाषा का गुण है। तो जो आपने कहा कि संवाद कैरेक्टर वाइज ही होने चाहिए मेरी नज़र में, और मैं तो इसका प्रयास करता हूं कि उसी तरह के संवाद हों, और मैं इसको नोट करता चलता हूं। जैसे डायरी में, मोबाइल में हमारे पास कम से कम 500 संवाद नोट होंगे। जहां सुना लिख लिया। हाँ, जहां सुना लिख लिया। अब जहां जरूरत हुई वहां काम आएंगे। एक बार मैं सिचुएशन को भी मैं नोट करता हूं, डायलॉग भी नोट करता हूं, सिचुएशन भी नोट करता हूं, गीत भी नोट करता हूं, और वो काम आ जाते हैं। तो अब उदाहरण एक दे रहे थे लेकिन अब बात लंबी हो जाएगी। नहीं कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जैसे मैं कानपुर में मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था तो 2 छोटे बच्चे पीठ पे बोरा लिए कूड़ा बीनने के लिए जा रहे थे। तो आपस में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते उन्होंने एक ने दूसरे से पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो उसने कहा कि स्कूलवा तो हम भी चले जाएं, लेकिन फीसिया कौन देगा? तो कहा फीसिया तेरा बाप देगा। तो कहा मेरा बाप क्या जहलिया से आके फीसिया देगा? अब इतने से पता चल गया कि उसमें से एक का बाप जेल में है और इसलिए वो कबाड़ी की बात कर रहा है, कबाड़ी का काम कर रहा है। तो अगर हम कान खोले हुए थे तो वो बात आ गई, अब उसका कहीं ना कहीं उपयोग हो जाएगा। इसी तरह राह चलते सुनाई दे जाता है। जैसे एक हमारा साथ ड्राइवर है, वो बहुत ही मौलिक डायलॉग बोलता है। जैसे एक दिन उसने कहा कि
फौजदारी हो जाती है तब पैसा दिखाई देता है। यानी जब लाठी चल जाएगी, खून खच्चड़ हो जाएगा, थाना पुलिस होगा, तो हर घर से पैसा निकल आता है, नहीं तो घर में एक पैसा नहीं रहता। फौजदारी हो जाएगी तो पैसा दिखाई दे जाता है। तो इस तरह सावधान रहना चाहिए, कान खोल के रखना चाहिए, तो संवाद मिलते हैं, और संवाद मौलिक रहें तभी लिखने का आनंद है। आपकी बातों से लग रहा है कि आप हमेशा जो है सजग रहते हैं। हाँ, माने आप लेखन की प्रक्रिया में ही रहते हैं। हाँ, लेखन की प्रक्रिया में कच्चा माल इकट्ठा करने की प्रक्रिया में हमेशा रहते हैं, चाहे जहां रहें। तो कहानी कैसे बनती है आपके मन में? आप कैसे तय करते हैं कि हाँ आप इस पर लिखना है मुझे, और कैसे चीजें, जैसे आपने कहा 500 संवाद लिखे हुए हैं जी, और कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे, हाँ। तो कहानी बनने की प्रक्रिया आपके अंदर कैसे चलती है? देखिए, एक जगह मैंने कहा था कि मेरी कहानी लिखने की प्रक्रिया कबाड़ खाने से साइकिल कसने जैसी है। एक तो नई आप दुकान पे गए, साइकिल कसवा के लेके चले आए, नया रिम निकाली गई, हैंडल निकाला गया, सीट निकाली गई और बन गई। और एक है कि मिस्त्री का कबाड़ खाना है, जो उसका कमरा है जहां वो दुकान करता है पीछे, उसमें किसी तरफ से कोई पुरानी रिम पड़ी है, कहीं कोई हैंडल पड़ा है, कहीं कोई सीट पड़ी है, और एक दिन उसको जरूरत हुई कि एक साइकिल बनाई जाए, तो उसी में से खोज खोज के चीजें निकालता है। तो कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है, लेकिन वो सजग हो करके रखे हुए है। एक सीट उसके यहाँ कोई बदलवा गया तो उसको उसने रख लिया पुरानी, कि ये हमारे कहीं काम आ जाएगी। नई रिम किसी को उसने लगा दिया, पुरानी वाली रखी हुई है। उसी तरह हम अपने कबाड़ खाने में डायलॉग रखते हैं, सिचुएशन रखते हैं, किसी व्यक्ति का चरित्र मतलब उसका डिटेल रखते हैं। तो मैं मानता हूं कि मैं जब जो कहानी लिखता हूं वो कबाड़ खाने से साइकिल की तरह कसता हूं। तो एक एक चीज निकाला, जब तय कर लिया कि मुझे कहानी बनानी है, इस चीज साइकिल बनानी है, तो साइकिल बना लिया। उसी तरह कहानी बनानी है, जैसे स्त्री के दुख दर्द की कहानी बनानी है, एक विधवा स्त्री के दुख दर्द की कहानी बनानी है, एक लड़की जो भी 18-20 साल की, 15 साल की है, वो अपने भविष्य के बारे में क्या सोचती है, कि वो कहाँ जाएगी, कहाँ शादी होगी, कैसे रहेगी। अभी देखिए, एक हमारे रिलेशन की लड़की है, उसकी शादी बचपन में हो गई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था। अभी गौना हुआ 5-6 महीने पहले। तो गौने के पहले ही वो अपने छोटी बहन से कहती है कि मैं तुझको भी ले चलूंगा अपने यहाँ, इतना काम है, मैं कैसे अकेले कर पाऊंगी। देखिए, वो अभी गई नहीं है अपने ससुराल, देखा नहीं है कहाँ है, अपने आदमी को नहीं देखा, हस्बैंड को नहीं देखा, लेकिन वो दिमाग में अपने बुन रही है कि मैं तो इतना काम नहीं कर पाऊंगी, अपनी छोटी बहन को भी साथ में ले चलूंगी। तो बाकी लोग हंसने लगे कि अरे अभी जहां तू गई नहीं, जिस सिचुएशन को देखा नहीं, तेरा तो कोई ठिकाना है नहीं, पहले तू जाके देख ले, उसके बाद ना अपनी बहन को ले जाएगी। लेकिन उसके मन में कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी बहन को भी साथ में ले चलूंगा, और सास को तो मैं ऐसे ठीक कर लूंगी। सास को ठीक करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। सब 15-16 साल की लड़की इस तरह अपने पूरे विश्वास के साथ कह रही है। तो अब जैसे मुझे किसी इस तरह के चरित्र को गढ़ना होगा तो आराम से तैयार हो जाए, क्योंकि मेरे सामने है। तो इसी तरह मेरे जो भी चरित्र हैं वो देखे हुए हैं कहीं न कहीं, उनका एक हिस्सा देख लिया, उनका ज्यादा हिस्सा देख लिया, हर कहानी की, तो हमारे लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती। उनका एक रूप मैंने देखा, जैसे उनका बोल्डनेस उनकी देखी। अब वो बोल्डनेस मेरे दिमाग में है कि बोल्डनेस लड़की की आनी चाहिए कहानी में। तो बोल्डनेस के लिए कोई प्लाट होगा कि वो बोल्डनेस दिखाए कहाँ, तो वो प्लाट फिर बुना गया और उसमें उसको स्थापित किया गया। एक तरीका ये हो गया। कभी कभी तो मैं किसी एक गीत की लाइन के लिए कहानी बनाता हूं। अभी मैं जो उपन्यास लिख रहा हूं उसमें बनाया सीक्वेंस, और गीत मेरे पास कब से है, 25 साल से है। एक लाइन का गीत है, पलटनिया से कर दे बियाह, धेरिया कुएं मां डार। फौजी आदमी से बेटी की शादी कर दो और समझ लो कि बेटी को आपने कुएं में डाल दिया, क्योंकि तो बॉर्डर पर रहेगा, साल 2 साल में 10-5 दिन के लिए आएगा, जिंदगी तो उसको अकेले झेलनी होगी। साल 2 साल में आएगा, एक बच्चा, एक बेटा बेटी उसको फिर दे जाएगा, लेकिन उसको पालना पोसना इसी को पड़ेगा, और पूरी जवानी इसी में निकल जाएगी। रिटायर होके आएगा
तो साथ रहने का कोई सुख नहीं बचा रहेगा, तब इन लोगों का मिलना होगा, और अन्यथा समझो कि आपने कुएं में डाल दिया। इतनी यह गीत मैंने सुना, मैंने कहा है तो बहुत अर्थवान गीत है, और रखे था, और मुझे बार बार जब आता था कि वो जो करुणा है। अभी हमारे एरिया में एक परिवार में शहीद हो गया सेना पर, और ऐसा संयोग हुआ कि उसका सिर काट ले गए, पाकिस्तानी आया था 2 साल पहले। तो उसकी पत्नी का बार बार बयान आ रहा था। अब वो जानती नहीं कि बॉर्डर कैसा होता है, क्या होता है। उसको यही लगा था जैसे एक गांव और दूसरा गांव है, वैसे कहा कि हमको मौका दीजिए, हमको वहां ले चलिए, हम उसका सिर काटेंगे जिसने हमारे आदमी का सिर काटा है। अब उसके अंदर ये गुस्सा है, उसके अंदर ये जज्बा है। अब देखिए धेरिया को कुएं में डाल देने वाली बात आ गई कि नहीं आ गई, कि 3 बच्चे हैं हमारे, क्या खाएंगे, और 32 साल की उम्र में उसका हस्बैंड शहीद हो गया। कितना भी पैसा कौड़ी दे दीजिए, लेकिन वो बात तो नहीं आ सकती है। और पैसे कौड़ी के लिए भी लोग उससे दगाबाजी कर लेते हैं, उसके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, कोई उसका नहीं होता है, सब उसको ठगना चाहते हैं। तो ये जो लाइन थी, पलटनिया से कर दे बियाह, धेरिया कुएं में डार, ये मैं अपने उपन्यास में अभी यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे गीतों की पंक्तियां मिल जाती हैं जो इतना कुछ कह देते हैं कि आप एक पैराग्राफ में कहिए तो भी वो दर्द आप पैदा नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तरीका ये भी है कि कोई संवाद है, कोई डायलॉग है, या गीत की कोई लाइन है, तो इसके आधार पर भी मैं कहानी लिखता हूँ। और कभी कोई दृश्य देख लिया, क्रिया चरित्र कहानी में दृश्य देख कर ही मैंने लिखा। एक ट्रक आया भट्टे पर, और एक लड़की अंदर से झोपड़ी से निकली लेबरों की, और लहंगा गरारा पहन करके और आई, और डॉक्टर ड्राइवर की तरफ देखा, रोक साले, और उसके जाके ट्रक के बम्पर पर ऐसे पैर उठाकर रख दिया, और ट्रक वहीं रुक गया। और ड्राइवर हंसते हुए नीचे उतरा। काला ड्राइवर, लाल या नीली बंडी पहने, 4 खाने की लुंगी पहने हुए, वो दृश्य मुझे आया। तो त्रिया चरित्र में वो दृश्य मैं खिल करके आया कि ये दृश्य कहीं आना चाहिए। तो दृश्य भी मुझे बहुत कैच करता है, पकड़ता है। डायलॉग भी मुझे बहुत पकड़ता है, गीत की लाइन भी मुझे बहुत पकड़ती है। इस तरह। तो अभी आप उपन्यास पर काम कर रहे हैं? हाँ, एक उपन्यास पर। कब तक मैंने पूरा करेंगे, क्या ये तो हनुमान की पूंछ की तरह बढ़ता जा रहा है। पहले हमने सोचा था कि हम इसको 1 साल में कर लेंगे, फिर सोचा था कि 2 साल में कर लेंगे, फिर सोचा कि 3 साल में कर लेंगे। अब समझिए कि पहले तो मैं इसको लिखा हुआ था, काफी हिस्सा इसका लिखा हुआ भी था, लेकिन ये जो कुच्ची का कानून कहानी आई 16 में, तो उसके बाद हमने कहा कि अब इसको शुरू करते हैं। 2-4 अध्याय लिख के छूट गया था, तो 17 में लिखा, 18 में लिखा, 19 में लिखा। अभी एक दिन हिसाब लगा रहे थे तो पता चला कि 60% लिख पाए। लेकिन जब शुरू किया था तो लगा था कि जितना अभी लिख पाए हैं इतने में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि अब अगले साल 2020 में पूरा कर लेंगे, क्योंकि चीजें निकलती जाती हैं, घटनाएं निकलती जाती हैं, एक से एक रोचक प्रसंग आते जाते हैं। तब सोचते हैं कि मैं तो इसको नहीं काट पाऊंगा। एडिटर कोई हो हिंदी में, जैसे अंग्रेजी में होता है, तो मैं उसको सौंप करके संतुष्ट हो जाऊं कि भाई जो मर्जी बचे रहने दो, जो मर्जी काटो, मुझे कुछ और जोड़ना ठीक समझते हो तो बताओ, मैं जोड़ दूं। काटना जो है तुम अपने आप काट दो, अपने हाथ से लगाया पेड़ अपने हाथ से काटा नहीं जाएगा। तो ये मैं इस बार करूंगा कि या तो पब्लिशर से कह दूंगा भाई किसी को दिखा लो इसको जो एडिट कर दे, कि इतना विस्तार जो है इसका कम कर दे, इसकी धार न कम होने पाए, विस्तार कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उपन्यास लिखना बड़ा मेहनत और समय मांगता है बहुत। तो उपन्यास जो लिख रहे हैं जी, आज जो नए लड़के उपन्यास लिख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना, जो उपन्यास कैसे लिखें? बहुत धीरज मांगता है। या पहले अपनी वजह, आप जब उपन्यास लिखते हैं तो कैसे उपन्यास ही लिखते हैं कि और दूसरे काम भी करते हैं, कुछ कहानी भी लिख ली बीच में, कैसे करते हैं आप? देखिए, पहली चीज तो मैंने अभी उपन्यास जैसा उपन्यास कोई लिखा नहीं। त्रिशूल लिखा था, लंबी कहानी हो गई थी, उपन्यास के नाम से छप गई। तर्पण जरूर उपन्यास के नाम से लिखा था, लेकिन बड़ा नहीं है, 112-15 पेज का है। तो इतना तो लिखने की मेरी आदत थी, लंबी कहानियां लिखने की तो आदत थी। वो आखिरी छलांग लिखा, वो भी लगभग इतना ही बड़ा है। लेकिन सचमुच का उपन्यास तो जिसको कहते हैं विशाल काय वाला, तो अब लिख रहा हूं, जो 350-400 पेज हो जाएगा। अब इसमें लग रहा है कि धैर्य के साथ चलना चाहिए।
जैसे लोग मैराथन दौड़ते हैं, तो कहानी लिखना तो 100-200 मीटर की दौड़ है, बहुत फास्ट आप दौड़े लिख लिए। मैं कहानी भी बहुत देर में लिख पाता हूँ, मुझे 1 आध साल 1.5 साल लग जाता है एक कहानी में ही। तो उपन्यास में 4-5 साल लगना तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उपन्यास में मेहनत तो है ही है, धैर्य जरूरी है। और पूरा उपन्यास मेरे साथ अब विस्मरण की भी स्थिति आ रही है कि जो चरित्र मैंने लिखा था 2 महीने पहले, उसका नाम क्या था, विश्वंभर था कि राजभर था, फिर उसको पलट के देखना पड़ता है। पहले ऐसी बात नहीं थी, पहले तो जो दिमाग में है तो है, लेकिन अब थोड़ा सा यह फर्क भी आया हुआ है। तो लेकिन उपन्यास लिखना, नए लेखक जो भी उपन्यास लिखता है, मेरी नज़र में वो बहुत ही आदर का पात्र हो जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत उपन्यास लिखने में होती है। ये सिंगल मैन शो है, आप 8 आदमी नहीं लगा सकते हैं। फिल्म बनाते हैं तो उसमें कई लोग लग जाते हैं शूटिंग में, फिर उसका एडिटिंग में दूसरा आदमी रहता है, उसका ड्रेस डिजाइनर दूसरा रहता है, पूरी टीम होती है। इसमें तो आपको सब कुछ डिसाइड करना है, तो बहुत मेहनत का काम है। मैं तो और भी ज्यादा इसलिए मानता हूँ मेहनत का काम कि मैं पहली बार कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। जो लोग कर चुके हैं, कभी कभी सोचता हूँ टॉल्स्टॉय क्या चीज रहे होंगे, दास्तोवस्की क्या चीज रहे होंगे, कि क्या दे गए। अब हम लोग खाली देख सकते हैं, उसको पढ़ना कठिन है। और जिसने लिखा और 4-4, 5-5 बार वार एंड पीस को कई बार उन्होंने लिखा, बताइए, एक ही जीवन को उन्होंने कई जीवन के बराबर जी लिया। तो उसी में लगा हूं, देखिए कितना सफलता मिली। जैसे उपन्यास में है कि आप एक चीज लिख रहे हैं, 60% लिख लिया, हाँ, 1 महीना नहीं लिख पाए, हाँ, तो जब लिखने बैठे तो क्या फिर से आपको पूरा गुजरना पढ़ना हाँ, गुजरना। जो हम नोट बनाए हैं, हाँ। अभी आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि नोट कैसे बनाया हूं। ईयर वर्षवार नोट बनाया हूं, करेक्टर्स की जन्मतिथि बनाया हूं, फिर किस करेक्टर की क्या विशेषता है, उसके जीवन में क्या घटना घटी, और वो किससे इंटरेक्ट करता है, किस दूसरे करेक्टर से, एक ही से तो नहीं चलेगा। तो उन सब के लिए बड़ी मेहनत करके मैंने संजोया है। कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो, एक आध लोग कहते हैं कि मैं तो बस कलम उठाया और अंत कर दिया उपन्यास का, तो मैं ये मानूंगा कि बहुत बड़ी एबिलिटी है उनकी। मैं तो ऐसा नहीं कर पाता हूँ। दिमाग में जैसे आपने कोई उम्र लिखी किसी करेक्टर की, और आप फ्लैशबैक में जा रहे हैं, उसके 30 साल की उम्र वाली घटना आप दे रहे हैं, और अभी वो 70 साल का हो चुका है, 40 साल पुराने समय में आप जा रहे हैं। उस समय उसका पहनावा ओढ़ावा भी दूसरा था, उसका चेहरा मोहरा भी दूसरा था, बोलने चालने का तरीका भी दूसरा था, नौजवान था, आज दूसरा है। तो आज का भी मुझे दिखाना है, और उसी पेज में 30 साल पीछे का भी दिखाना है। तो थोड़ा तो इसमें मेहनत लगेगी, मुझे लगती है। कुछ लोग लेकिन कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, चले जाते हैं। जैसे अभी जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना, आपने हाल फिलहाल कुछ उपन्यासकारों को कुछ पढ़ा है या देखा कैसा लिखा जा रहा है? अभी मैंने पढ़ा हिंदू मराठी उपन्यास है, क्या नाम है उनका, मराठी उपन्यास है भालचंद नेमाड़े का, ट्रांसलेशन आया है राजकमल से। कैसे अतीत की बात को भी, आज की बात को भी बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने वर्णन किया है। लिखते हैं कि मैं पलक बंद करता हूं और 2000 साल पहले का जानवरों का रेवड़ लिए हुए आर्यगण चले आ रहे हैं, धूल उड़ती आ रही है। इतना अच्छा लिखते हैं कि आपके दिमाग में वो इमेज बन जाती है 2000 साल पुरानी। मैं तो उनसे बहुत प्रभावित हुआ, उनका एक ही उपन्यास वही पढ़ा। इस तरह और भी चीजें फिलहाल मैंने अभी जल्दी उसको पढ़ा है जिससे मैं कह सकता हूँ। आपकी पहली कहानी कब छपी थी? छपने में तो मेरी पहली कहानी 1968 में छपी थी। 1968, करीब 50 साल में आपकी 10 कहानियां हैं। हाँ, वो 3-4 कहानियां मैं जोड़ता नहीं, इसलिए 10 हैं। उनको जोड़ लें तो 1, 2, 3 या 4 कहानी उनको जोड़ लें तो 14 हो जाती हैं। तो नंबर के हिसाब से तो आपने बहुत कम लिखा है जी। इसकी वजह क्या है? नौकरी चाकरी भी करते रहे। एक तो जब पढ़ रहे थे तब लिखा, 3 कहानी तो बीए करते करते हमारी छप गई थी। तो बाद में फिर कंपटीशन की तैयारी वगैरह करने लगे तो 3-4 साल का गैप हो गया। फिर रेलवे में मेरा चुनाव हो गया तो 2 कहानियां लिखी, 75 और 76 में भरतनाट्यम और कसाई बाड़ा। तो ये छपी बहुत बाद में। बलराम मेरे मित्र हैं, मैंने उनको दे दिया था कि भाई
इसको कहीं छपवा दीजिए। तो उन्होंने एक कहानी धर्मयुग में भेज दिया था, तो उसमें छप गई थी। फिर एक कहानी सारिका में खुद गए तो ले गए अपने साथ, तो उनको मैंने 77 में दिया था और उन्होंने 81 में वो छपी। तो ये दोनों कहानियाँ। फिर 84 में मैंने लिखी, बलराम के ही कहने से, वो हमारे यहाँ आ गए थे मऊ में कि कोई कहानी दीजिए, जरूरी है, सारिका में मैं गया हूँ, अब चाहिए। तो मैंने एक कहानी श्री उपमा जोग लिख करके उनको दी। फिर 3 साल बाद तिरिया चरित्र लिखी। यादव जी ने कहा कोई कहानी दो, पत्रिका मैंने शुरू किया है, तो उनको तिरिया चरित्र लिख करके दी। फिर वही कहे कि कोई और कहानी दो, तो मेरी एक पुरानी कहानी थी अकाल दंड, उसी को मैंने थोड़ा विस्तार करके उनको दे दी हंस में ही। फिर उसके बाद एक कहानी लिखी केसर कस्तूरी, तो उसको मैंने वर्तमान साहित्य में दे दिया, वो भी 3 साल के बाद। उसके बाद फिर कहानी नहीं लिखी कोई। फिर त्रिशूल उपन्यास लिखा, जब ये बाबरी मस्जिद का झगड़ा चला तो इसको लिख दिया, ये 93 में छपी हंस में। फिर 4-5 साल का गैप रहा, नौकरी में इधर से उधर जाते रहे। फिर 2001 में लिखा तर्पण, तो ये तद्भव में छपी। 2001 के बाद फिर लंबा गैप हो गया, तो 2008 में छपी ये आखिरी छलांग उपन्यास नया ज्ञानोदय में। तो कई साल का गैप है, 5-5 साल 6 साल का गैप है। नौकरी चाकरी में फुर्सत नहीं मिलती थी, छुट्टी नहीं मिलती थी, और मानसिकता नहीं बनती थी उसमें जितना इन्वॉल्व होना है। रिटायर होने के बाद फिर थोड़ा स्पीड बढ़ी, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो फिर ख्वाजा वो मेरे पीर लिखी 11 में, और 12 में लिखी बनाना रिपब्लिक, और 13, 14 नहीं 15 में लिखी ये कुच्ची का कानून, और उसके बाद अब उपन्यास पे लगा। तो आपने जो लिखा कम लिखा, एक नंबर कम है लेकिन कहानियां बहुत प्रभावी हैं। हाँ, कहानियों की चर्चा हुई, कहानियों का स्वागत हुआ। और शिव मूर्ति की एक जगह है हिंदी कहानी में जी, ठीक है। तो क्या एक मैसेज नहीं है नए कहानीकार को, लिखने का हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नंबर बढ़ जाए नंबर बढ़ जाए। अभी जो एक होड़ है, दौड़ है, हड़बड़ी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैंने आज तक एक भी कहानी किसी के डिमांड पे नहीं दिया। इंडिया टुडे की जितनी वार्षिकी निकली, लगभग सब में टटोला गया मुझे कि मेरे पास कोई रचना तैयार हो तो दीजिए, मैं एक भी नहीं दे पाया। तो क्योंकि मैं उस तरह हड़बड़ी में लिख नहीं पाता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि किसी की डिमांड पे किसी को रचना देनी चाहिए। आप उसको पूरी तरह सींच जाए, आप जो कुछ उसके साथ कर सकते हो कर लें, तब आप उसको दीजिए। चाहे वो जब फिर कहीं भी छपे, देश भर, जैसे वर्तमान साहित्य में कहीं उसकी चर्चा नहीं हुई मेरी केसर कस्तूरी की, और आज लोग कहते हैं कि वो आपकी सबसे अच्छी कहानी मैं मानता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं, उसमें कहीं मेरे ख्याल से 10 पाठक भी नहीं जानते थे, क्योंकि वर्तमान साहित्य बहुत कम लोगों के पास पहुंचता था। मान लीजिए 100 कॉपी कहीं पहुंची, तो उसमें कितने पढ़ेंगे? 10 पढ़ेंगे, उसमें से एक की प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन बाद में वो जो संग्रह आया, तो लोगों ने कहा कि नहीं, आपकी अच्छी कहानी। तो जल्दबाजी में तो नहीं लिखना चाहिए। कोई भी आर्ट जल्दबाजी का नहीं है, रियाज का है। आप रोज लिखेंगे तभी आपकी भाषा सुधरेगी। एक ही चिट्ठी किसी मित्र को लिखिए, आज लिखिए, फिर 1 हफ्ते बाद लिखिए, फिर 1 हफ्ते बाद लिखिए, देखिए लास्ट वाली चिट्ठी कितनी बेहतर आपकी चीज को कन्वे करती है। हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और बहुत ज्यादा लिख करके भी क्या होगा, आप देखिए आज के 50-60 साल पहले प्रेमचंद ही तो हमें याद आते हैं, 2-4 कहानियां सुदर्शन की याद आती हैं, कुछ और हैं जो कोर्स में हैं। कौन पलट रहा है उनको? बहुत सारे लोग थे उस समय, 50 लोग थे। आज क्या किसी के पास फुर्सत है कि उन कहानियों को खोज के पढ़े? ऐसे ही 25 साल बाद किसी को फुर्सत नहीं रहेगी कि मेरी कहानी खोज के पढ़े। वो जो काम 60 साल में हम नहीं उलट पा रहे हैं, वो अगले 25 साल में होगा, क्योंकि समय बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। तो 25 साल बाद किसी को याद रह जाए कि शिवमूर्ति नाम का एक लेखक था, उसकी एक ये कहानी है, बहुत चर्चित है, कोई एक कहानी को याद रह जाए 25 साल में एक लेखक की, यही बड़ी बात है। तो इसलिए जल्दबाजी करने और पूरा पोथा लगाने से, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए कहा जाता है वो किलो के भाव लिखते हैं। जब तक आधा किलो नहीं लिख लेंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, जब तक 1 किलो नहीं हो जाएगा, लंच नहीं लेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, आप खुद उसमें सींचिए
और जितना बेहतर कर सकते हो करिए, और फिर रख दीजिए 1 महीना 2 महीना, फिर एक दिन पढ़िए, कलम लेके पढ़िए, देखिए आपकी लाल स्याही फिर उस पर लग जाएगी, तो वो पोजीशन भी पार कर जाइए, फिर करिए तो ठीक है। और मैं तो कहता हूं अपने यहाँ सुविधा नहीं है, नहीं तो कोई एक एडिटर मिले योग्य, फिर उसको दे दो भैया ये मैंने किया है और ले जाओ, इसमें जो चाहो काटो, जो चाहो जोड़ो और तब करो, तो एक और दिमाग उसमें लग जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो दिमाग आपका नुकसान करेगा, बल्कि कुछ थोड़ा बहुत जो ऐड ही करेगा। हाँ ऐड ही करेगा या संक्षिप्त करके उसके तेज को बढ़ा देगा, ये मेरा ख्याल से। पाठकों की बात अभी हुई है, तो हिंदी में जो पाठकीयता की समस्या, पाठकों की समस्या, इसको आप कितना गंभीर मानते हैं? हिंदी में तो आपका पड़ोसी भी नहीं जाएगा कि आप लेखक हैं, और अगर आपने बता दिया कि आप लेखक हैं तो समझ नहीं पाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। उससे ज्यादा उस लेखक को लोग जानते हैं जो रजिस्ट्री के दफ्तर में दस्तावेज लिखता है। अब टाइप होता है, पहले लिखते थे लोग हाथ से, तो दस्तावेज लेखक का नाम 10-12 गांव में होता था कि फलाने तिवारी से लिखवाइएगा दस्तावेज, वो बहुत सही लिखेंगे, तो वो ज्यादा नाम पा जाते थे। आज के हिंदी, अब यह संजीव जी को लीजिए, तो कितने महत्वपूर्ण लेखक हैं, 300-400 कहानियां उन्होंने लिख दिया, लेकिन साहित्य के दुनिया के परे उनके रिश्तेदार भी नहीं जानते कि ये क्या चीज है, उनके रिश्तेदार नहीं जानते क्या चीज है। जैसे हम हैं, हमारे सारे रिश्तेदार जानते हैं कि हम अफसर रहे हैं भाई, हम एडिशनल कमिश्नर रहे हैं, सब लोग हमारे गांव में भी कहते हैं अच्छा वो कमिश्नर साहब के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो लेखक हैं कसाई बाड़ा के, वो लेखक हैं या त्रिशूल के लेखक हैं, ऐसा लोग नहीं जानते हैं। और ये बात बहुत दुखी करती है कि जो बेहतर चीज जिस रूप में जानना चाहिए था उस रूप में लोग हमारे हिंदी में नहीं जानते। बंगला में तो लोग बताते हैं कि अभी भी पूजा के समय उपन्यास लिख देते हैं, उनको 10-20 हजार, अब तो ज्यादा मिलता होगा, पहले 10-20 हजार विमल मित्र वगैरह के टाइम पे 20 हजार 25 हजार 50 हजार मिल जाता था, और उसी से उनका काम चलता था। वो छुट्टी बिताने किसी पहाड़ पे चले जाते थे और लिख करके ले आते थे। और हिंदी में जैसे पहले प्रेमचंद के जमाने में बताते थे 1100 कॉपी बिक जाती थी, आज तो 1100 कॉपी बिकने का भी संकट पैदा हो गया। छपता ही है 300 या 500। हाँ, आप तो सुनते हैं इतना ही छपता है, तो भाई किसके लिए छपता है? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, लेकिन यही हकीकत है। और पढ़ने लिखने वाले कितने बढ़ गए, जनसंख्या कितनी बढ़ गई, ग्रेजुएट कितने बढ़ गए, और स्थिति ऐसी आ गई। तो ये पाठक का संकट तो दुखी करता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि कहीं और पैदा हुआ होता, अंग्रेजी भाषी क्षेत्र में पैदा हुआ होता, तो रोटी की चिंता तो न रहती। अगर यही योग्यता लिखने की रहती तो इतना देखिए अंग्रेजी में लिख करके, इवन ट्रांसलेट करके। अभी वो मैंने पढ़ा था उसका उपन्यास द वेजिटेरियन, जिसको बुकर प्राइज 2017 में मिला, कि अभी पढ़ के मैं देखता हूं केवल पोर्नोग्राफी है, कोई स्तर नहीं है उसका। आप अंग्रेजी में आ गया है तो आप हम तुलना कर सकते हैं कि हिंदी में उससे बेहतर राइटिंग तमाम लोग कर रहे हैं, अभी वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन उसको बुकर मिल गया, उसको 35,000 पाउंड मिल गया, ट्रांसलेटर के साथ उसका बंटवारा हो गया। अब वो आनंद करे। अपने यहाँ वो अरविंद अडिगा, उसका उपन्यास मैंने पढ़ा था, देखिए कितना कहीं रखने लायक नहीं है। अपने यहाँ देखिए, इसे रेणु का उपन्यास मैला आंचल है, इसी तरह के और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमने भालचंद निमाड़े का बताया, हिंदू है, इनका एक अपना स्तर है। लेकिन अपने यहाँ ये सब लोग, मराठी में तो हो सकता है कि इतना रॉयल्टी मिल जाती हो, मराठी में पाठक अच्छे हैं। हाँ, मराठी में पाठक अच्छे हैं, लेकिन हिंदी में तो उतना भी नहीं है। हिंदी में 2 ही उपन्यास बिकते हैं, राग दरबारी जो अलग टेस्ट वाला है, और फिर दूसरे नंबर पे शायद मैला आंचल है। तो हिंदी का में पाठक का रोना तो है, पता नहीं कब तक होगा, लेकिन अपने हाथ में नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में पैदा होना होता, हमसे पूछा जाता, चॉइस मांगी जाती, तो है यहाँ का लिए क्यों कहते हैं, लेकिन अपने हाथ में तो था नहीं, तो यहाँ पैदा हो गए। तो अब जहाँ पैदा हो गए उसी में लिख सकते हैं और उसी में रो भी सकते हैं कि भाई पाठक क्यों नहीं है। हो सकता है कभी कोई ऐसा समय आए, समय कारवट बदले, तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तो बहुत दुखी करने वाला नजारा है। अभी जो नए कहानीकार लिख रहे हैं, यंग लोग लिख रहे हैं जो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए उन्हें अगर कोई संदेश देना हो आपको, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, संदेश तो आउटडेटेड हो जाता है। जैसे हमारे बाबा जो संदेश हमारे लिए देना चाहेंगे वो मेरे लिए आउटडेटेड हो जाएगा। हम अपने बेटे के लिए जो संदेश देना चाहें, वो विदेश में रहता है तो आउटडेटेड हो जाएगा। वो हमारी इज्जत रखेगा, मुस्कुरा देगा, हाँ पापा ठीक कह रहे हैं, लेकिन अंदर से वो जानेगा कि पापा को अभी देश दुनिया की उतनी खबर नहीं है। तो इस कमेंट के साथ मैं नए लोगों से ये कहना चाहूँगा, भले वो मुस्करा दें और कहें ठीक है, सीनियर हैं शिव मूर्ति जी कह रहे हैं तो सुन लेते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई भाषा पे पकड़ बनाइए, सरलता को साधिए, सहजता को साधिए और संवेदनाओं को उजागर करिए। दिखावट कम से कम रहे, ऐसा मेकअप करिए शिल्प का जो मेकअप जैसा न लगे, और अपने विषय में डूबिए और बाकी चीजें भी पढ़िए दुनिया की। केवल कहानी पढ़ करके कहानी लिखना ये गूंथे हुए आटे को गूंथने जैसा हो जाता है। रॉ मटीरियल लाइए, जो पिसाया हुआ आटा है जिसमें अभी पानी नहीं पड़ा है, फिर उसको अपने अंदाज से पानी डाल के उसको गूंथिए और उससे पकाइए तो बेहतर होगा। जैसे इडली बनाने के लिए बाजार से लोग ले आते हैं वो पेस्ट बना डालते हैं उस बनाने में, और खुद आटा पिसवा के ले आइए और बनाइए, उसमें कुछ तो फर्क रहेगा ही। अब जब आप मौलिक देना चाहते हैं तो हर मौलिकता के हर अंग को साधिए, मौलिकता के हर अंग को साधिए। शिल्प में भी मौलिकता साधिए, कथ्य में भी मौलिकता साधिए, प्लाट में भी मौलिकता साधिए, और खाली आलोचक को दिमाग में रखकर तो बिल्कुल मत लिखिए, क्योंकि आलोचक का टेस्ट मर जाता है। आलोचक का टेस्ट मर जाता है, जैसे हलवाई का टेस्ट मर जाता है, जैसे शादी ब्याह में सब्जी बनाने वाले का टेस्ट मर जाता है। वो दूसरे को देख के चखाता है, जरा चखो कैसी बनी है, और कहो तुम तो खुद ही बनाए, तुम खुद चखो, कहा मुझे नहीं समझ में आएगा, मैं तो रोज बनाता हूं। तो वैसे हलवाई की तरह ही है वो आलोचक, कि रोज चखता है, इनका भी चखा उनका भी चखा, तो उसके चखने पर मत जाइए। उसका एक टेस्ट डेवलप हो चुका है, उसी टेस्ट के आधार पे वो बताएगा कि चीज अच्छी बनी है कि नहीं। अगर वो मिर्च ज्यादा खाता है तो कम मिर्च वाले को फेल कर देगा। अगर वो गांव की चीज को नहीं जानता है वहां के और कलम चला रहा है तो आप उस पर हंस ही सकते हैं, उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते। यही कह सकते हैं कि बेचारे को कुछ नहीं पता, इसको नहीं पता कि ये क्या कह रहा है। तो आलोचक के लिए मत लिखिए, सहृदय पाठक के लिए लिखिए। हर पाठक के लिए भी मत लिखिए, हर पाठक आपका पाठक नहीं हो सकता है। सहृदय पाठक के लिए लिखिए, जिसके पास हृदय हो, जो आपके भावना के लेवल पे, संवेदना के लेवल पर आ करके अपनी संवेदना जागृत करेगा, वही आपके लिखे का असली आनंद ले सकेगा और वही आपका असली पाठक है। हर पाठक को अपना पाठक मत मानिए। तो ये है, अगर आपकी किताब बिक गई 1000 और उसमें आपके 10 पाठक मिल गए सहृदय पाठक, तो समझिए आपका लिखना सफल है, क्योंकि हर पाठक सहृदय हो नहीं सकता। और विषयवार सहृदय होते हैं। आप जासूसी लिखेंगे तो उसके सहृदय पाठक दूसरे होंगे, प्रेम कथा लिखेंगे तो उसके दूसरे होंगे, और देशभक्ति की कहानी लिखेंगे तो दूसरे होंगे। तो पाठक भी अलग अलग तरीके के होंगे, और पाठक के लिए लिखिए। आलोचक की बात कर रहे थे आप, तो यहाँ सवाल उठता है कि आप हिंदी कहानी या उपन्यास की आलोचना को भी कहाँ देखते हैं? हिंदी उपन्यास या कहानी की आलोचना, देखिए, आलोचना करना बहुत मेहनत का काम है। आप पूरी तरह रचना में डूबिए, और मेहनत जितनी लेखक ने किया है उतनी ना भी हो, लेकिन जो कुछ कहने का प्रयास किया गया है उसका मंतव्य क्या है, भाषा, शैली, प्रभाव, इन सब पे अगर मेहनत करके आलोचना होगी तभी वो रचना के काम आएगी।
लेकिन हिंदी में इतनी मेहनत करना दिखाई नहीं देता। मेहनत पहले लोग करते थे, लेकिन अब वो दिनों दिन कम होती जा रही है। इसलिए, और अगर कुछ आलोचना हो भी रही है तो एक तरह से ब्लर्ब राइटिंग जैसी हो रही है, या प्रमोशन के लिए हो रही है कि बिक्री में ये काम आ जाए। तो इसलिए आलोचना अपना वह दायित्व नहीं निभा रही है कि गहरे उतर करके इस तरह चीजों की व्याख्या करे, इस तरह प्रस्तुत करे कि जो व्यक्ति नहीं भी वहां तक पहुंच पा रहा है वो उस गहराई तक पहुंचे। तो वो दायित्व तो आलोचना संभवतः नहीं निभा रही है। इसकी वजह क्या है? क्या आलोचना की ओर कोई जाना नहीं चाह रहा है, या जो है सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसे लेखक बिना किसी खास लोभ, लालच, रिकॉग्निशन के लिखता है, वो लिखता है क्योंकि उसे लिखना है और बिना लिखे उसे चैन नहीं है, इसलिए लिखता है। किसी लोभ लालच के वशीभूत या यश के वशीभूत हो करके जो लेखन है, यश की लालसा या धन की लालसा बहुत कम है, नगण्य है। उसी तरह आलोचना भी होनी चाहिए कि आलोचक आलोचना करने में रस ले, उसको उसमें संतुष्टि मिले, वह रचना के अंतरतम तक डूबे और डूबने को ही अपना उद्देश्य माने। अगर उसका उद्देश्य कुछ और हो गया, अगर किसी को उठाना हो गया, अगर किसी को गिराना हो गया, अगर किसी से बदला लेना हो गया, ये सब चीजें विकार अगर उसमें आ गए तो फिर वो अपने उद्देश्य से डिग जाती है और फिर उसका सम्मान नहीं रह जाता, उसकी वो जगह नहीं रह जाती है। प्रायः आजकल उस उद्देश्य से आलोचक लिख नहीं रहे हैं। जो भी कारण हो, उनको पास समय नहीं है, वो उसको उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, जो भी कारण हो, लेकिन हो नहीं रहा है। इसमें एक पक्ष ये भी आरोप लगते हैं कि आलोचक पढ़ते नहीं है। हाँ, पढ़ते भी नहीं है, ये भी देखा जा रहा है। क्योंकि कई बार बातचीत जब होती है, आयोजन होता है और पहले से बताया गया रहता है कि इस किताब पर आयोजन हो रहा है, फिर भी वक्ताओं के बोलने से समझ में आ जाता है कि ये बिना पढ़े आए हुए हैं। तो पढ़ना तो घटा है और जाहिर है कि उसका असर आलोचना के गुणवत्ता पर पड़ेगा। एक सवाल और यहाँ करना चाहूंगा मैं। हम लोग जब सरोकार की बात कर रहे थे, तो अभी आज का जो समय है वहां कोई विचारधारा नहीं दिख रहा। विचारधारा के एक संकट पूरे समाज में है, तो साहित्य में भी ये संकट मौजूद है। इसको आप किस ढंग से लेते हैं? देखिए, लेखन का उद्देश्य क्या है? कोई आदमी क्यों लिखता है? अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखता है। जो उसका पक्ष है वो समझाने के लिए लिखता है। जो उसको बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए लिखता है कि मैं इसे नहीं पसंद कर रहा हूं या मैं ऐसा समाज चाहता हूं। इसलिए लेखक लिखता है। तो जाहिर है कि उसकी विचारधारा उसमें होगी ही होगी, और विचारधारा के बगैर का लेखन भी कोई लेखन नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स के बगैर का लेखन कोई लेखन नहीं हो सकता। लेकिन विचारधारा कैसी हो? एक तो वह विचारधारा मेरे ख्याल से वही स्वीकार्य है जो जनहित के बारे में सोचती हो, आम आदमी के बारे में सोचती हो, जो अन्याय के विरुद्ध मानसिकता बनाने की ओर राइटिंग को ले जाए, जो असमानता के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध और न्याय के पक्ष में जो पाठक की मानसिकता बनाए। मेरे ख्याल से वही रचनाशीलता एक लेखक में होनी चाहिए और वही उसका उद्देश्य होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो मेरी नजर में उस लेखन का बहुत कोई महत्व नहीं है। लेकिन विचारधारा उसी तरह होनी चाहिए, लेखन में अनुस्यूत, रचना में अनुस्यूत, कि वह अलग से दिखाई न दे। जैसे पानी में चीनी आप डाल देते हैं तो चीनी नीचे अगर पेंदी में दिखाई दे रही है तो आप जो शरबत बना रहे हैं वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। जब वो घुल जाएगी, चीनी पानी में घुल जाएगी, तो दिखाई भी नहीं देगी और उसका टेस्ट भी आपको मिलेगा। तो विचारधारा भी इसी तरह होनी चाहिए कि वह कथानक में घुल मिलकर आए, अलग से उसको बताने की जरूरत न पड़े, कहने की जरूरत न पड़े और दिखाई न पड़े। और आलोचना
को भी चाहिए कि उस घुली हुई विचारधारा को अन्वेषित करे और अपनी आलोचना में उसको हाईलाइट करे ताकि पाठक वहां तक पहुंचे। क्योंकि आलोचक जो अपना महल खड़ा करता है वो किस पर खड़ा करता है? वो उसी लेखक के प्लाट पर खड़ा करता है। लेखक का जो कहानी का प्लाट है, समझिए जमीन का एक प्लाट है, और उसी पे आलोचक का महल खड़ा होता है। आलोचक जो कुछ भी कहता है उसका बेस वो रचना होती है जिसकी वह आलोचना कर रहा है। तो जिसकी आलोचना आलोचक कर रहा है उस रचना में विचारधारा किस रूप में आई है, पूरी तरह घुल मिल गई है कि बाहर से दिखाई दे रही है, इसका विचार आलोचक को करना चाहिए और उस पर अपनी कलम चलानी चाहिए ताकि आगे आने वाले जो और लेखक हैं, नए लेखक हैं, वो भी इस क्राफ्ट को समझें कि विचारधारा रहे भी और विचारधारा दिखे भी नहीं अलग से, बल्कि वो प्लाट में, कहानी में समाहित हो। नहीं तो एक यहाँ सवाल उठता है कि एक समय था जब वामपंथी विचारधारा थी, साम्यवाद की बात होती थी, समाजवादी विचारधारा थे, लड़ने का जज्बा था। अब तो समाज में वो विचारधारा नहीं है, विचार तो निकुंजवादी विचार है। तो इसमें फिर लेखक का क्या कसूर है? विचारधारा है ही नहीं, ऐसे में वो क्या करें? ऐसे में ही तो लेखक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि जब विचारधारा शून्य समाज हो गया है, विचारधारा शून्य पाठक मिलेंगे उसको, तो वापस कैसे उस विचारधारा पर लाए जो समाज के हित में है। विचारधारा शून्य समाज तो हमारा वो नहीं है, उद्देश्य नहीं है। हम नहीं चाहते कि विचारधारा से समाज ही शून्य हो जाए, खाली उपभोक्ता समाज बन जाए। तो अगर उपभोक्ता समाज बन रहा है, विचारधारा खत्म होती जा रही है, तो मुझे लगता है कि लेखक को और विचारधारा की तरफ ले जाना चाहिए और विचारधारा को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि पाठक को लगे कि हाँ ये जरूरी चीज है और इसको हमें जानना चाहिए। दूसरी चीज, विचारधारा को अगर आप इस रूप में लेते हैं कि एक पिंजरे के तौर पर वो हो गई और उसी पिंजरे में आप बंद हो गए, तो इस रूप में भी नहीं लेना चाहिए। विचारधारा को इसी रूप में लेना चाहिए कि वह लेखक के आयाम को भी विस्तार दे और हर व्यक्ति का पक्ष भी रखे और उसका अल्टीमेट उद्देश्य समाज के हित में जाता हो, बेहतर समाज बने। बिना जो समाज की नेगेटिव ताकतें हैं, नकारात्मक ताकतें हैं, उनको हतोत्साहित करने वाला हो और जो पॉजिटिव चीज है, धनात्मक चीजें हैं, उनको आगे लाने वाला हो। तो वो विचारधारा के बारे में जब विचार किया जाएगा तो ये जरूर सोचा जाएगा कि कहीं वो किसी जकड़बंदी में तो नहीं जकड़ रही है। जकड़बंदी नहीं होनी चाहिए विचारधारा की। रचना में अगर विचारधारा की जकड़बंदी हो गई, चौखटा बन गया, तो वो भी नुकसानदेह है। इसलिए जहां रचनाशीलता होगी, विचारधारा पीछे पीछे चलेगी, नेपथ्य में रहेगी और इस तरह नहीं हावी हो जाएगी कि रचनाशीलता को नष्ट करे या उसे नुकसान पहुंचाए। मान सकते हैं कि चुनौती आज ज्यादा बड़ी है। हाँ, तो इस चुनौती से निपटने के लिए जो अभी समकालीन लेखक हैं, जो अभी लिख रहे हैं, वो कितने सक्षम, आपको कितनी उम्मीद है? जो समकालीन लेखक लिख रहे हैं उसमें दोनों तरह के लोग हैं। जो अपना एक उद्देश्य सामाजिक हित चिंतन को बनाए हैं वह भी लिख रहे हैं। बहुत सारा वर्ग केवल खिलवाड़ के लिए लिख रहा है। फेसबुक और ये सब चीजें जो अभी आई हुई हैं, इन्होंने एक बड़ा लेखक वर्ग तैयार किया है जिनको पता ही नहीं है कि लेखन के साथ सरोकार भी जुड़ा होना चाहिए, लेखन के साथ विचारधारा भी जुड़ी होनी चाहिए, लेखन के साथ बहुजन का हित जुड़ा होना चाहिए, बहुजन का कल्याण जुड़ा होना चाहिए। हमारी सरकारें भी जो कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाती थीं, अब वो कल्याणकारी राज्य की भूमिका से अपने को बाहर ले जा रही हैं। अब उनका ये उद्देश्य नहीं है कि सब जो आखिरी लाइन का पंक्ति का आदमी है, आखिरी आदमी है, उसका भी हित हो। तो ये जो राज्य की कल्याणकारी
भावना थी, निहित थी, हमारे संविधान में निहित थी, अब इससे हमारी सरकारें भी दूर जा रही हैं और हमारा समाज भी दूर जा रहा है। जो एफ्लुएंट सोसाइटी है वो उनकी तरफ देखना नहीं चाहता है, उनको कीड़े मकोड़े समझता है, उनको अपने समाज का हिस्सा नहीं मानता है। उनको कहा जाता है हवाई जहाज के इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करने वालों के लिए भी वह लोग कहते हैं कि यह कैटिल क्लास है, जानवरों का क्लास है। मतलब आम आदमी में से 0.1% हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, वो सबके ऊपर वाले तबके के हैं। जब उनको भी कह दिया गया कि ये कैटिल क्लास है तो फिर बाकी के लिए क्या बचा। तो इस तरह की जहां विचारधारा अब आजकल पनपने लगी है, वहां ये बहुत जरूरी हो गया है कि लेखक ये देखे कि वो किसके लिए लिख रहा है, किसके पक्ष में लिख रहा है, किसके विरोध में लिख रहा है, वह किसके साथ खड़ा है। अगर वह सत्ताधारियों के साथ खड़ा है, अगर वह अरबपतियों के साथ खड़ा है, अगर वह शीर्ष के 0.1% के साथ खड़ा है, तो ये उसका अपना आउटलुक है। मैं ऐसे लोगों को लेखक नहीं मानता। लेखक की जो भूमिका है वो यही है कि आम जन के साथ खड़ा हो और आम जन की समस्याएं ही उसकी समस्याएं हों, क्योंकि देश उन्हीं से मिलकर के बना है। कुछ प्रतिशत लोग बहुत ऊपर चले गए हैं, लेकिन मेरा बस चले, मेरे मन की सरकारें आए, समाज बने, तो ये होगा कि जैसे मिनिमम तय कर दिया है आपने गरीबी रेखा, उसी तरह अमीरी रेखा तय हो जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस सीमा से ज्यादा अपने पास संपत्ति नहीं रख सकता है। जो अरबों खरबों लोग इकट्ठा किए जा रहे हैं सही तरीके से, गलत तरीके से, इस पर जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक समता मूलक समाज बनेगा कैसे, तब तक कल्याणकारी राज्य की भूमिका बनेगी कैसे। सबसे पहले तो मेरी नजर में यही होना चाहिए कि ऊपर से आप रोक दीजिए कि भाई 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कुछ सीमा तय कर दिए कि इसके ऊपर का आपका नहीं है। ये सबसे ज्यादा समाज में भी जरूरी है और इसी भूमिका को साहित्य भी निर्वहन करे, ऐसा मेरा मानना है। तभी कह सकते हैं कि यह सरोकार धर्मी लेखन किया जा रहा है। और कोई ऐसी बात जो मैं नहीं पूछ पाया और आपके मन में हो कि बात कहनी चाहिए? बातें तो बातों से ही निकलती हैं, वो तो सही बात है। लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग साहित्य की तरफ आए। साहित्य पूर्ण बनाता है, साहित्य सम्यक विचारधारा वाला बनाता है। साहित्य से वंचित अगर हैं, खाली इंजीनियर बन गए हैं, खाली डॉक्टर बन गए हैं, खाली बिजनेसमैन बन गए हैं, खाली पैसा कमाना उद्देश्य हो गया है, मनुष्य नहीं बन पाए हैं, तो समझिए कि भाई हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। किसी ने कहा है कि एक खुद को ही नहीं आदमी बना पाया, एक खुद को ही नहीं आदमी बना पाया, वरना क्या क्या नहीं ये आदमी बना पाया। क्या क्या बना लिया, चांद तक चला गया, लेकिन अपने को जो आदमी बनाना था अभी अपने को आदमी नहीं बना पाया। ये आदमी न बना पाने का दर्द मुझे सालता है और साहित्य आदमी बनाने में मदद करता है। तो मैं चाहता हूं कि साहित्य से ज्यादा लोग जुड़ें ताकि ज्यादा से ज्यादा वह आदमी बन पाए, उनमें आदमियत आए। यही कह सकता हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बातचीत करने के लिए।